हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। देखिए, क्लास 12 की फिजिक्स की क्लास है जिसमें आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो है सेकंड लेसन चल रहा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये हमारा जो है फिजिक्स का सेकंड लेसन है और इस सेकंड लेसन में जो है आज हम ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पर आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है न्यूमेरिकल जो है देखने को मिल जाते हैं, या तो न्यूमेरिकल देखने को मिल जाते हैं और कभी कभी जो है ये जो है आपके एग्जाम में जो है खूब नंबर लगा के पूछे गए हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन के टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आपको दो प्रकार के संयोजन देखने को मिलेंगे, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। इन दोनों को आज हम कंप्लीट जो है समझने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जितना ज्यादा हो सकेगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। देखो बच्चों, ये हमारा जो है सेकंड लेसन में ये लगभग जो है 8वां लेक्चर है। अगर इसके पहले का लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जाकर के आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप लोग कॉपी पेन ले करके तैयार हो जाइए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। देखो मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, इकट्ठा तैयारी नहीं हो पाती है। अगर आप सोचो कि 1 महीने या 15 दिन में या 2 महीने में हम पूरी फिजिक्स की तैयारी, केमिस्ट्री की तैयारी, बायोलॉजी की तैयारी या मैथ की तैयारी तब करेंगे जब 2 महीना एग्जाम का बचेगा, तो ऐसा असंभव है। कभी भी ऐसी तैयारी हो नहीं पाती है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप अभी से जो है लग जाइए और थोड़ा थोड़ा डेली जो है कुछ ना कुछ तैयार करते रहिए। अगर आप थोड़ा थोड़ा नहीं पढ़ोगे तो आप फिर आगे कुछ कर नहीं पाओगे। प्रयास ये करो कि जितना आपको डेली पढ़ाया जाए, जैसे मान लीजिए 1 लेक्चर 2 लेक्चर डेली जो भी आपको देखने को मिलता है, आप डेली जो है उसको आप तैयार कर लो। एक हेडिंग डेली तैयार करो, बस इतना ध्यान दे लो कि आपको डेली हर सब्जेक्ट का जो है एक हेडिंग डेली तैयार कर लेना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाओगे तो लास्ट में आप एग्जाम तक तैयारी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपने मन में ठान लो और डेली एक लेक्चर हमेशा जो है या एक हेडिंग जो है हमेशा तैयार करने का प्रयास करो। अरे डेली तैयार करोगे तो कुछ भूलोगे भी, ऐसा नहीं है भूलते नहीं हो, आपके अंदर भूलने की बीमारी भी रहती है। तो इसलिए आप डेली आगे पढ़ते रहिए और पीछे का रिवीजन करते रहिए। अगर आप घर पे जो है 45 मिनट पढ़ते हैं एक सब्जेक्ट को, या आधे घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो इस आधे घंटे को 15-15 मिनट में डिवाइड करके पढ़ो। 15 मिनट नए पे पढ़ने पे लगाओ और 15 मिनट जो है पुराने पे पढ़ने पे लगाओ। इस तरीके से पुराना भी रिवीजन करते रहो और नया भी पढ़ते रहो और आगे जो है बढ़ते रहो। थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहिए। एग्जाम तक जो है जब 1 महीना बचेगा तो थोड़ा और मेहनत कर लेना, बस आपका अच्छा खासा जो है रिजल्ट आपका बन जाएगा। अगर आप पहले से नहीं पढ़ोगे तो आप अच्छा रिजल्ट कतई नहीं बना पाओगे। अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छे रिजल्ट आपके बनाने हैं, तो ये मान के चलिए पहले से आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देखते हैं संधारित्रों का ये संयोजन क्या होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम संधारित्रों के बारे में संयोजन की बात करें तो क्यों हम संधारित्रों का संयोजन करते हैं, तो एक बात ध्यान में रखना कि विभिन्न वैद्युत परिपथों में, जैसे अलग अलग हमारा वैद्युत परिपथ है, तो विभिन्न वैद्युत परिपथों में भिन्न भिन्न वैद्युत धारिता के मान की आवश्यकता होती है। यानी अलग अलग वैद्युत धारिता के मान की आवश्यकता होती है। जैसे अलग अलग हमारा वैद्युत परिपथ है तो उसमें अलग अलग वैद्युत धारिता के मान की आवश्यकता होती है, जिसके कारण संधारित्रों को 2 प्रकार के संयोजित किया जा सकता है। देखो, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ जो है संधारित्र है, तो अलग अलग यूनिट के संधारित्र हैं। तो अब वो जो यूनिट के संधारित्र हैं, उन संधारित्रों का उपयोग करके हमारा परिपथ जो है कंप्लीट नहीं होता है। जैसे मान लीजिए 5 वोल्ट का ये संधारित्र है, 10 वोल्ट का ये है, या जो भी मान लीजिए हमारा संधारित्र है, तो 5 और 10 से हमारा काम जो है नहीं बन रहा है। अब हमें 5 और 10 की आवश्यकता नहीं है, हमें 15 की आवश्यकता है। तो जब 15 का है नहीं हमारे पास, तो 15 का जब हमारे पास नहीं, 15 वोल्ट के विभवांतर का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5 और 10 को आपस में जोड़ेंगे। तो इस तरीके से 15 वोल्ट का विभवांतर वाला हम संधारित्र तैयार करेंगे। ये समझने के लिए है। इसी तरीके से मान लीजिए 5 का है, 10 का है, आपके पास संधारित्र है और आपको 7 वोल्ट का विभवांतर चाहिए। 7 वोल्ट के विभवांतर का संधारित्र आपको आवश्यकता है। तो अब ऐसा तो कोई बना नहीं है, तो इसके लिए भी आपको संधारित्रों के संयोजन के हिसाब से इसको जो है मेंटेन करना, यानी जो हमारे पास उपलब्ध है
उससे ज्यादा अगर आपको आवश्यकता है तब भी हमें संधारित्र को संयोजन करना पड़ेगा, और अगर उससे कम की आवश्यकता है तब भी हमें यानी अधिक या कम विभवांतर की आवश्यकता पर संधारित्रों का संयोजन किया जाता है। बात समझ में आई कि संधारित्रों को क्यों संयोजन किया जाता है? भाई अलग अलग वैद्युत परिपथों में अलग अलग वैद्युत धारिता के मान की आवश्यकता होती है, इसीलिए संधारित्रों का संयोजन किया जाता है। अब यह संधारित्रों का जो संयोजन है ये दो प्रकार से किया जाता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा समांतर क्रम संयोजन। तो इन दोनों को हम बारी बारी समझने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें श्रेणी क्रम संयोजन की, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, तो इसमें देखिए जो हमारे अलग अलग संधारित्र होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा प्रथम संधारित्र है, तो प्रथम संधारित्र का जो प्रथम प्लेट होती है, देखो संधारित्र जो बना होता है तो दो प्लेटों से मिलकर बना होता है, एक प्रथम प्लेट होती है और एक द्वितीय प्लेट होती है। ठीक, तो प्रथम संधारित्र का जो प्रथम प्लेट होता है इसको हम किसी स्रोत द्वारा जो है धनावेशित किया जाता है, यानी इसको हम किसी स्रोत द्वारा जोड़ देते हैं। और फिर प्रथम संधारित्र का द्वितीय प्लेट, भाई हर संधारित्र में दो प्लेट है, एक प्रथम प्लेट होगा एक द्वितीय प्लेट होगा, तो प्रथम संधारित्र का जो द्वितीय प्लेट है ये जो है दूसरे संधारित्र के प्रथम प्लेट से जोड़ दिया जाता है, यानी ये दूसरा संधारित्र है तो इसके प्रथम प्लेट से जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार जो है दूसरे संधारित्र का द्वितीय प्लेट तीसरे संधारित्र के प्रथम प्लेट से जोड़ दिया जाता है। बात समझ में आई नहीं? ये तीसरा संधारित्र है तो इसका प्रथम प्लेट है तो तीसरे संधारित्र के प्रथम प्लेट से जोड़ दिया जाता है, और तीसरे संधारित्र का जो द्वितीय प्लेट होता है इसको यानी अंतिम, इसी तरीके से और भी संधारित्र आप जोड़ सकते हो, तो यानी अंतिम संधारित्र का द्वितीय प्लेट और अंतिम संधारित्र के द्वितीय प्लेट को तथा प्रथम संधारित्र के प्रथम प्लेट को ले जाकर के किसी सेल में जो है जोड़ दिया जाता है, यानी कोई हमारा सेल होता है जहां से विद्युत प्रवाहित करना है वहां ले जाकर के जोड़ दिया जाता है। यानी यहां से जब जैसे ये आपका प्रथम प्लेट हो गया, प्रथम संधारित्र का प्रथम प्लेट और ये आपका अंतिम संधारित्र का द्वितीय प्लेट, दोनों को ला करके हम जहां से हमें धारा प्रवाहित करना है वहां सेल से कर दिया जाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यही सब बातें हमने जो है इसमें लिखा है, आप चाहो तो समझ सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों की प्रथम प्लेट को किसी स्रोत द्वारा धनावेशित किया जाता है, यानी प्रथम प्लेट को किसी स्रोत द्वारा धनावेशित किया जाता है तथा द्वितीय प्लेट का संबंध दूसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से कर दिया जाता है। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की द्वितीय प्लेट को तीसरे संधारित्र की प्रथम प्लेट से जोड़ दिया जाता है तथा प्रथम संधारित्र के प्रथम प्लेट और अंतिम संधारित्र की द्वितीय प्लेट का संबंध एक सेल से कर दिया जाता है। और आगे फिर कहा गया, और ध्यान सुनिएगा भाई, तथा सेल में परिपथ की सहायता से प्रतिरोध लगाकर धारा प्रवाहित किया जाता है, यानी परिपथ की सहायता से प्रतिरोध लगाकर जो है सेल में धारा प्रवाहित किया जाता है। इतनी बात समझ में आई? अब इस प्रकार का संयोजन क्यों किया जाता है इसको जान लीजिए। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान रहता है, यानी जब आप संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो इसमें जो आवेश प्रवाहित होता है, धारा प्रवाहित होता है, यानी आवेश क्यू, ये तीनों संधारित्र से तीन संधारित्र अगर आप जोड़े हैं तो तीनों संधारित्र पर आवेश का मान समान होता है। जैसे ये पहला संधारित्र C1 है, दूसरा संधारित्र C2 है, तीसरा संधारित्र C3 है, तो इसका विभवांतर V1 होगा, इसका V2 होगा, इसका V3 होगा, लेकिन जो आवेश प्रवाहित होगा भाई, जो आवेश यहाँ प्रवाहित होगा वही आवेश यहाँ प्रवाहित होगा और वही आवेश आगे भी प्रवाहित होगा। तो यानी इसमें जो है संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान सब पर समान होता है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब एक चीज आपको पता है, क्या पता है? आवेश Q बराबर होता है CB, इतना तो पता है ना। आवेश Q बराबर क्या होता है? CB होता है। तो यहाँ पर अगर हम B बराबर निकालेंगे तो Q अपान C हो जाएगा। अरे B बराबर निकालोगे Q ऊपर जाएगा C नीचे जाएगा, तो B बराबर Q अपान C हो जाएगा, ये भी कंफर्म है। अब इसी पर अगर हम बात अलग अलग, भाई संधारित्र का विभवांतर अलग अलग है, तो B1 बराबर अगर देखेंगे तो Q अपान C1 हो जाएगा। इसी तरीके से B2 बराबर अगर देखा जाए तो Q अपान C2 हो जाएगा।
इसी तरीके से अगर हम B3 की बात करें तो Q/C3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अरे Q बराबर CB होता है तो B बराबर Q/C होगा। अरे इसी में से निकालोगे इसको तो B बराबर Q/C। आपको पता है अलग अलग संधारित्र पर विभवांतर अलग अलग होता है, तो यानी B1 बराबर Q/C1 हो जाएगा और B2 बराबर Q/C2 हो जाएगा और B3 बराबर Q/C3 हो जाएगा। इतना कंफर्म हो गया। अब ध्यान सुनिए, हमारा जो विभवांतर B बराबर होगा B1 प्लस B2 प्लस B3, यानी हमारा तुल्य विभवांतर जो होगा इन तीनों के योग के बराबर होगा। ये श्रेणी क्रम संयोजन है। अब ध्यान सुनिएगा भाई, अब हम B बराबर B1 B2 B3 तीनों की वैल्यू दे रखा है। B1 की वैल्यू है Q/C1 और B2 की वैल्यू है Q/C2 और इसकी वैल्यू है Q/C3। इतना समझ में आ गया? ध्यान सुनिएगा भाई, B बराबर सब में Q कॉमन है, Q हम बाहर कर लेंगे तो 1/C1 1/C2 और प्लस 1/C3। इतना समझ में आया कि नहीं? और एक चीज आप जान ही रहे हैं, क्या जान रहे हो? हर एक आप B बराबर Q/C है ना, B बराबर यही तो है, तो यहाँ जो B रखे हो इसको Q/C कर दो और ये आपका हो जाएगा Q और ब्रैकेट में 1/C1 और प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और ये Q कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/C बराबर 1/C1 और प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही हमारा संधारित्रों का जो श्रेणी क्रम संयोजन है फार्मूला निकल के आ जाएगा। समझ में आया कुछ कि नहीं? देखो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो जब आप संधारित्रों को जोड़ते हैं तो एक बात दिमाग में ध्यान रखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में जो आवेश प्रवाहित होता है वो सब में बराबर होता है। अलग अलग आपका संधारित्र हो गया और इस पर अलग अलग विभवांतर स्थापित होता है। अब आप जानते हैं Q बराबर CB होता है, यानी आवेश Q बराबर CB होता है और B बराबर इसी में से निकालोगे तो Q/C निकल के आ जाएगा। तो आप जहाँ देख रहे हैं कि B1 बराबर जो होगा Q/C1 और B2 बराबर Q/C2 और B3 बराबर Q/C3 होता है। इतना करने के बाद ये आपको पता है, निकाल लिए, तो आप B बराबर निकालोगे B1 प्लस B2 प्लस B3, यहाँ से निकालोगे तो यहाँ आपका B बराबर भाई B1 की वैल्यू यहाँ से उठा के रखोगे Q/C1 प्लस Q और B2 वैल्यू Q/C2 प्लस और B3 वैल्यू Q/C3 हो जाएगा। तीनों में Q है, Q बाहर कर लोगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 हो जाएगा और V बराबर Q/C होता है, अभी अभी आपने बताया है, तो यहाँ हम B की जगह पे Q/C रख देंगे। ये Q से कट जाएगा तो बचेगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस प्रकार अगर श्रेणी क्रम संयोजन में देखा जाए तो संधारित्रों का संयोजन करने पर आप देख रहे हैं कि 1/C यानी जो तुल्य धारिता होती है, अगर आप तुल्य धारिता की बात करेंगे तो यानी जो हमारा संधारित्र होता है उससे कम जो है धारिता जो है हमें प्राप्त होती है। हर एक संधारित्र की जो धारिता होती है उसकी जो मेन संधारित्र होता है उससे कम प्राप्त होता है। तो वही लिखा है कि संधारित्रों का संयोजन करने पर यानी श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों का संयोजन करने पर परिपथ की तुल्य धारिता यानी पूरे परिपथ की जो तुल्य धारिता होती है परिपथ में जुड़े किसी भी एक संधारित्र से कम होता है। यानी एक संधारित्र की जो अगर तुल्य धारिता देखोगे तो उससे कम उसका वैल्यू होता है। यानी इस प्रकार यदि कम संधारित्रों की आवश्यकता होती है तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यानी आपको कम संधारित्र की आवश्यकता होती है तो उसे हम श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? जैसे मान लीजिए अगर आप संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो टोटल संधारित्र जैसे मान लीजिए जितना आप लगाए हैं उससे कम संधारित्र की वैल्यू हमें प्राप्त होती है। तो अगर हमें कम वैल्यू की आवश्यकता होती है संधारित्रों की तब हम श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों को जोड़ते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो समझ में आ गया हो तो ये आपका हो गया। अब हम देखते हैं इसमें जो हमारा समांतर क्रम संयोजन है वो किस प्रकार से होता है और इसमें कितना जो है वैल्यू प्राप्त। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन में तो समांतर क्रम संयोजन में होता क्या है भाई, सीधी सी बात है, जितने भी संधारित्र होते हैं इन सभी संधारित्रों की जो प्रथम प्लेट होती है इसको हम किसी एक जो है बिंदु द्वारा संपर्कित कर देते हैं और जिस पर हम धनावेश जो है लगाते हैं, धनावेश से जोड़ देते हैं
और सभी संधारित्रों का जो द्वितीय सिरा होता है, दूसरी प्लेट होती है, इन सबको हम दूसरी प्लेट को जो है एक दूसरे बिंदु पर संपर्कित कर दिया जाता है। और इन दोनों बिंदुओं का यानी प्रथम प्लेट की प्रथम बिंदु के और द्वितीय प्लेट की दूसरे बिंदु को दोनों को ले जाकर के हम सेल से जो संपर्कित कर देते हैं, जहां से हम धारा प्रवाहित करते हैं। अब आगे दिया है कि समांतर क्रम, जो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन होता है, इसमें प्रत्येक संधारित्र पर जो विभव का मान होता है वो बराबर होता है। एक चीज जान लीजिए, जो भी हम यहाँ से विभवांतर लगाएंगे तो इन दोनों सिरों पर जो विभवांतर होगा सेम होगा। मतलब जो विभवांतर यहाँ होगा प्रथम संधारित्र पर, वही विभवांतर दूसरे संधारित्र पर देखने को मिलेगा, और वही विभवांतर जो है तीसरे संधारित्र पर भी देखने को मिलेगा। भाई C1, C2, C3 ये 3 संधारित्र होंगे। अब इसमें जो आवेश बहेगा, धारा बहेगी, भाई यहाँ से धारा विभाजित हो जाएगी 3 पार्ट में विभाजित। मान लीजिए 3 संधारित्र लगाए हो तो 3 पार्ट में धारा विभाजित, यानी Q1, Q2, Q3 ये आवेश हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आए, यानी विभवांतर का मान जो है दोनों प्लेटों पर जो है समान रहता है, यानी सभी संधारित्रों में जो विभवांतर होगा वो समान होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो एक फार्मूला तो आपको कंफर्म है, पता है क्या फार्मूला होता है भाई, Q बराबर CB होता है। क्या होता है? Q बराबर CB होता है, कंफर्म है भाई, Q बराबर CB होता है, इसको भूलोगे नहीं। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर हम Q1 बराबर यहाँ देखते हैं तो C हमारा C1 होगा और B तो वही होगा। इसी तरीके से अगर हम Q2 बराबर बात करते हैं तो ये C2 हो जाएगा, B हमारा वही होगा। इसी तरीके से अगर Q3 की बात करते हैं तो C3 हो जाएगा और B हो जाएगा। इतना तो कंफर्म हो गया ना। अरे Q बराबर CB होगा और Q1 बराबर C1B हो जाएगा क्योंकि विभवांतर बराबर है। Q2 बराबर C2B हो जाएगा क्योंकि विभवांतर बराबर है, और Q3 बराबर C3B हो जाएगा क्योंकि विभवांतर बराबर है। इतना समझ में आ गया। अब ध्यान सुनिए भाई, अगर हम Q बराबर लिखें तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यानी जो आवेश हमारा होगा Q वो Q1, Q2, Q3 के बराबर होगा। भाई जो भी आवेश यहाँ तक लाए होंगे, यहाँ से जो आवेश हमारा Q जा रहा होगा, अब ये Q जो है Q1 और Q2, Q3 में डिवाइड हो जा रहा है, तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। और क्या, Q बराबर आपको पता है Q1 की वैल्यू है C1B है, और Q2 की वैल्यू है C2B है, और Q3 की वैल्यू है C3B है। इतना कंफर्म है। तीनों में आपको एक चीज कॉमन दिख रहा हो भाई, तीनों में आपको B कॉमन दिख रहा है, C1 और ये C2 और ये C3 ब्रैकेट में हो जाएगा। और Q बराबर CB है। क्या है Q बराबर? अरे Q बराबर CB पहले ही नहीं लिखे हो तो आराम से यहाँ आप Q की वैल्यू CB रख दीजिए, और ये B ऑलरेडी है C1 प्लस C2 प्लस C3, ये B से B जाएगा कट, तो आपका C बराबर C1 और प्लस C2 और प्लस C3, यही हमारा संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला निकल के आ जाएगा। नहीं समझ में आया? अरे समझ में काहे नहीं आया? Q बराबर Q1 प्लस Q2 Q3 हो जाएगा, तीनों को जोड़ लोगे, और Q बराबर अब Q1 की वैल्यू है C1B है, Q2 की वैल्यू C2B है, और Q3 की वैल्यू C3B है, सबको रख दिए और सब में B कॉमन कर लिए। अब कॉमन करने के बाद Q की वैल्यू CB होता है, आराम से CB रख दीजिए, B से B कैंसिल, C बराबर निकल के बाहर। समझ में आई बात कि नहीं भाई? अगर आपको अधिक मात्रा में संधारित्रों को प्राप्त करना होता है तो संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी अगर आपको संधारित्र, जितना हमारा संधारित्र है उससे ज्यादा अगर आपको संधारित्र की आवश्यकता होती है, तब आप संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यानी जो हमारा तुल्य संधारित्र C होगा इन तीनों के योग के बराबर होता है। यानी ज्यादा मात्रा में अगर आपको संधारित्र की आवश्यकता है तब उन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगर कम मात्रा में संधारित्रों की आवश्यकता है तब उन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का क्या हिसाब किताब है, या क्या फार्मूला है। समझ में आ गया होगा। इस पर एग्जाम में अक्सर न्यूमेरिकल आते हैं और ये भी एग्जाम में पूछा गया है, नंबर लगा के पूछा गया है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया हो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। देखिए बच्चों, इस लेसन से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले थे, जो भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना थी या जो भी पूछे जाते हैं, हमने सारे टॉपिक पर लगभग वीडियो बना दिया है। अब इस पर बचता है न्यूमेरिकल। तो अगले लेक्चर्स में हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे, जो बार बार पूछे गए हैं या जिस तरीके के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सारे न्यूमेरिकल को हम देखने वाले हैं। तो अगले लेक्चर्स में मुलाकात करेंगे।